शिमला में गूंजे देशभक्ति के नारे, बीजेपी ने निकाली तिरंगा यात्रा। मनाली में तेज रफ्तार टैक्सी ने चरवाहे को रौंदा, मौके पर मौत, 10 बकरियों की भी गई जान। पालमपुर की काशवी ने रचा इतिहास, 11 साल की उम्र में ही पास कर ली 10वीं की परीक्षा। चंबा में प्रवेश कर रहे घुमंतु गुजरों पर विश्व हिंदू परिषद ने जताई आपत्ति, सुरक्षा जांच की उठाई मांग। सिरमौर में बारिश आंधी से लहसुन की फसल बर्बाद, किसानों ने की मुआवजे की मांग। सोलन में पानी की किल्लत पर नगर निगम ने जल शक्ति विभाग को ठहराया जिम्मेदार, कमिश्नर बोली जल्द बहाल होगी सप्लाई। मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मुझे वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो मुझसे दूर रहने के लिए हर बार कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं। जब खून चढ़वाने की जरूरत पड़ती है तो मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक में चले जाते हैं। कोई बात नहीं, इन लोगों को अगर मुझसे दूर रहना है तो मैं भी ऐसे लोगों से दूर रहता हूं। तो मैं हूं HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया क्या? हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी में। मैं दीक्षा शर्मा हाजिर हूं प्रदेश की आज की बड़ी खबरों के साथ। तो चलिए डालते हैं नजर हिमाचल पर। भारतीय जनता पार्टी शिमला और सिटीजन फॉर नेशनल सिक्योरिटी फोरम के संयुक्त तत्वावधान में आज शिमला में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। ये यात्रा सीटीओ से शुरू होकर माल रोड होते हुए ऐतिहासिक रिज मैदान तक निकाली गई। इस दौरान पूरे मार्ग में देशभक्ति के नारे गूंजते रहे। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि भारतीय सेना ने अदम्य साहस दिखाते हुए पाकिस्तान की सीमा में 100 किलोमीटर अंदर घुसकर दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दिया। उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी ने न केवल भारत बल्कि विश्व के सबसे शक्तिशाली नेता के रूप में उन्होंने अपनी पहचान बनाई है। युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ है, लेकिन अगर पाकिस्तान फिर कोई दुस्साहस करता है तो उसे और भी करारा जवाब मिलेगा। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष राजीव बिंदल ने बताया कि ये तिरंगा यात्रा न केवल शिमला बल्कि पूरे प्रदेश और देश में आयोजित की जा रही है। हिमाचल प्रदेश में 4 संसदीय क्षेत्रों और 33 मंडलों में ये यात्रा निकाली जाएगी। उन्होंने कहा कि इस आयोजन का उद्देश्य भारतीय सेनाओं के प्रति सम्मान प्रकट करना और उनके पराक्रम के लिए उन्हें बधाई देना है। क्या कुछ कहा जयराम ठाकुर और राजीव बिंदल ने, सुनिए। कहीं की तिरंगा यात्रा के माध्यम से भारत के सैनिकों के प्रति सम्मान, उनके शौर्य को जो है ताकत देना, उनके शौर्य को की सराहना करना, उनके योगदान को याद करना, उस दृष्टि से ये किया गया। और उसके बाद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से इस सारी जो पाकिस्तान को जिस भाषा में जो जवाब देना था और जिस भाषा में जवाब दिया है, उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देवभूमि हिमाचल प्रदेश भी बधाई दे रहा है, शुभकामना दे रहा है। अगर आगे आने वाले समय में इस प्रकार की घटना होती है तो उसको फिर से मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तिरंगा यात्रा पूरे देश भर में और हिमाचल प्रदेश में निकाली जा रही है। हिमाचल प्रदेश में 14, 15, 16, 17 4 दिन में 4 पार्लियामेंट्री केंद्रों पर आज शिमला, कल धर्मशाला, 15 तारीख, 16 तारीख को मंडी और 17 को हमीरपुर, और उसके बाद सभी विधानसभा क्षेत्रों पर इस यात्रा को किया जाएगा। और लक्ष्य केवल एक ही है, भारतीय सेनाओं के प्रति अथाह सम्मान दिखाना और उनको बहुत बड़ी बधाई देना और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देना। वास्तव में मोदी जी के नेतृत्व में नया भारत आज आगे बढ़ा है। और एक शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है जिसको हमको जहन में रखना है। मोदी जी ने कहा है, एनी एक्ट ऑफ टेररिज्म इज वॉर। अब ये कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी है उसको लड़ाई और युद्ध की तरह से ट्रीट किया जाएगा। और जिस प्रकार 72 घंटे के अंदर पाकिस्तान को घुटनों पर लाकर खड़ा कर दिया है, हमारे मिनिमम लॉस के साथ पाकिस्तान का मैक्सिमम लॉस, और मॉरली जो अपने आप को न्यूक्लियर कंट्री कह करके और केवल
न्यूक्लियर युद्ध की दुहाई देता था उसको चुनौती दी है। हम किसी के और धमकाई में आने वाले नहीं हैं। ये बात बड़ी स्पष्ट है। सेनाओं को बहुत बड़ी बधाई है, हमारी टेक्नोलॉजी को बधाई है, साइंटिस्टों को बधाई है, देशवासियों को बधाई है और सबके ऊपर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई। कहते हैं अगर हौसले बुलंद हो तो उम्र कभी बाधा नहीं बनती। कुछ ऐसा ही कर दिखाया है हिमाचल प्रदेश के पालमपुर की काशवी ने, जिसने महज 11 साल की उम्र में सीबीएसई बोर्ड की 10वीं कक्षा पास कर देश भर में इतिहास रच दिया है। वह भारत की पहली छात्रा बन गई है जिसने इतनी कम उम्र में ये मुकाम हासिल किया हो। काशवी ने ये मुकाम कैसे हासिल किया, क्या माहौल उनके घर पर इस वक्त बना है, देखिए इस स्पेशल रिपोर्ट में। कहते हैं कि जब कुछ करने का जज्बा हो तो उम्र नहीं हौसले देखे जाते हैं और ऐसे लोग अपनी किस्मत खुद लिखते हैं और दुनिया के लिए मिसाल बन जाते हैं। ऐसी ही एक मिसाल बनी है पालमपुर की काशवी, जिसने 11 की उम्र में सीबीएसई बोर्ड की 10वीं की परीक्षा पास कर ली है। काशवी देश की पहली छात्रा बनी है जिसने इतनी कम उम्र में ये मुकाम हासिल किया हो। काशवी की असाधारण प्रतिभा का ये सफर लॉकडाउन के दौरान शुरू हुआ, जब उसने घर पर रहकर पढ़ाई की रफ्तार तेज कर दी। 2 महीने में एक कक्षा का कोर्स पूरा कर उसने 3वीं से 7वीं तक की पढ़ाई पूरी कर ली। इसके बाद हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश से उसे 8वीं में दाखिला मिला और फिर दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश पर 9वीं कक्षा के लिए सीबीएसई बोर्ड में रजिस्ट्रेशन किया। काशवी की इस प्रतिभा के पीछे उसके माता पिता का बहुत बड़ा हाथ है। मां कमलेश कुमारी बताती हैं कि इस लॉकडाउन से पहले उन्होंने काशवी की इस काबिलियत को कभी इस रूप में महसूस नहीं किया था, लेकिन जब वह 2 महीने में एक कक्षा का पाठ्यक्रम पूरा करने लगी तो उन्हें एहसास हुआ कि उनकी बेटी कुछ अलग ही है। आज तो बड़ी खुशी है, मतलब आज कि इसने अच्छे मार्क्स से, मतलब इसने 10th के एग्ज़ाम दे दिए और अच्छे मार्क्स गेन करे हैं इसने, तो अच्छा लग रहा है। ये काशवी का सफ़र कैसे शुरू हुआ? आप लोगों को कैसे पता लगा कि काशवी जो है इतना बड़ा कारनामा कर सकती है? ये कोरोना काल में जब इसकी स्टडी करवाने लगे तो ये कर लेती थी, मतलब इसने जल्दी जल्दी, मतलब 2 क्लासेस इसने कर ली थी कोरोना काल में। तो 3rd में पढ़ती थी, 8th तक का सिलेबस इसने कवर कर लिया था। तो कोरोना काल से इसका पता लगा था कि हाँ कर सकती है ये, तो इसके लिए स्पेशल परमिशन लेनी थी। तो इसके पापा ने जाके इसकी परमिशन के लिए अप्लाई करा हाई कोर्ट में, शिमला हाई कोर्ट में। तो एचपी बोर्ड से इसने 8th के एग्ज़ाम दिए थे और फिर सीबीएसई के लिए 9th में इसकी एडमिशन करवा दी थी इसकी। तो सीबीएसई में एडमिशन लेने के लिए फिर इसको रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा था, तो सीबीएसई में इसका फिर से परमिशन लेनी पड़ी। तो आज इस रजिस्ट्रेशन हो गया, फिर आज इसने पास भी कर लिया वो सीबीएसई में। वहीं काशवी के पिता बताते हैं कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि काशवी इतना कुछ कर जाएगी। वो शुरू से पढ़ाई में होशियार थी, लेकिन लॉकडाउन में उसकी असली प्रतिभा सामने आई। हमने हमेशा उसकी मदद की। काशवी के पिता कहते हैं कि उन्हें अपनी बेटी पर गर्व है। सर देखिए, कोविड काल में तुम्हें पता चल गया था कि ये बच्ची कर लेती है, काफ़ी स्पीड थी इसकी बुक्स वगैरह पढ़ने में, और जो भी करवाते थे सब कुछ वो कर जाती थी। तो इसके लिए फिर हमने देखा कि बच्चा कर सकता है, तो फिर इसके लिए स्पेशल परमिशन ली थी एचपी हाई कोर्ट शिमला से। तो वहाँ से मिल गई थी। फिर वहाँ से 8th पास करके फिर 9th में हमने सीबीएसई में लगाई। तो फिर सीबीएसई में इसका ऑनलाइन पोर्टल में रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा था, तो उसके लिए सर फिर हमें दिल्ली हाई कोर्ट जाना पड़ा। फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने परमिशन दी थी, तो फिर सर आज इसने ये 10th पास कर लिया। आपको कब एहसास हुआ कि ये जो बच्चा है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, जैसे 2री या 3री कक्षा में पढ़ती थी, वहीं से आपको एहसास हो गया था इस चीज़ का कि नहीं ये बच्चा जो है वो इतनी उम्र में ये अगली क्लास में जा सकता है? हाँ, ये एक्चुअली क्या था कि किसी भी चीज़ की ना क्वेश्चनिंग बहुत ज़्यादा करती थी ये, और अभी भी यही हालत है कि क्वेश्चन पूछती रहती है और ये जल्दी जल्दी लर्न कर लेती। तो हमें पता लग गया था ऑल अराउंड 1st क्लास से ही पता लग गया था कि जल्दी जल्दी चीज़ें ये सीख जाती थी। 1st क्लास में हम इसको कम से कम 1-2 क्लास से आगे लेके चलते थे। तो फिर जब 3rd में हुई तो फिर हम पढ़ाते गए और 8th तक इसने बुक्स पढ़ ली, तो सर फिर उसके बाद परमिशन मिल गई। तो
वहीं मासूम सी काशवी भी मुस्कुराकर कहती है कि उसे भविष्य में साइंटिस्ट बनना है। उसे पढ़ाई के साथ साथ म्यूजिक और खेलों में भी दिलचस्पी है, लेकिन वह एक साइंटिस्ट बनना चाहती है ताकि देश के लिए कुछ नया कर सके। बहुत अच्छा। आप क्या काशवी क्या करना चाहते हो आप? मैंने अब नॉन मेडिकल स्ट्रीम रखी है +1 में, तो मैं आगे साइंस की फील्ड में जाना चाहती हूँ, जैसे कि मैं साइंटिस्ट या कुछ भी ऐसा, मतलब साइंस की फील्ड में जाना चाहती हूँ। पर मेरा सपना है कि मैं IIT बॉम्बे ले लूँ। ओके, काशवी तो इतनी छोटी सी उम्र में आपने 10वीं पास की, तो ये कहाँ से आपका सफ़र शुरू हुआ था और कैसे ये पॉसिबल हुआ? 8 से मेरे यह सफ़र शुरू हुआ था। जब मैं तीसरी क्लास में थी तो मैंने 8th के पेपर दिए थे, क्योंकि मेरे को मतलब 8th में परीक्षा मिली थी, तो 8th के पेपर दिए थे मैंने। फिर उसके बाद 8th के पेपर देके मुझे 8th की परमिशन के लिए मेरे को हाई कोर्ट से परमिशन मिली थी। उसके बाद मैंने 9th की। उसके बाद मैंने जब 10th की तो मेरे को दिल्ली हाई कोर्ट से परमिशन मिली। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी क्लास की पढ़ाई परीक्षा पास कर ली, अभी कैसा आप महसूस कर रहे हैं और आपके मन में क्या चल रहा है अभी? मतलब मुझे बहुत खुशी हो रही है, और मेरा सपना है कि मैं 12th में भी ऐसे ही करूं और इससे भी अच्छा करूं। कुल मिलाकर पालमपुर की बेटी काशवी न सिर्फ पढ़ाई में तेज है, बल्कि संगीत और खेलों में भी उसका प्रदर्शन शानदार है। इस छोटी उम्र में उसकी सोच, मेहनत और लक्ष्य के प्रति समर्पण समाज के लिए प्रेरणा है। वहीं आज जरूरत है ऐसी प्रतिभाओं को उचित मार्गदर्शन और मंच देने की। डेस्क रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हिमाचल प्रदेश का चंबा जिला अपनी भौगोलिक स्थिति के चलते हमेशा से एक संवेदनशील क्षेत्र रहा है। एक ओर इसकी सीमा जम्मू कश्मीर से जुड़ती है, तो दूसरी ओर यह पंजाब की सीमाओं को भी छूता है। यही वजह है कि यह इलाका आतंकी गतिविधियों की दृष्टि से सतर्कता की मांग करता है। हाल ही में पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों से बड़ी संख्या में घुमंतू गुज्जर समुदाय के लोग अपने मवेशियों के साथ चंबा जिले में प्रवेश कर रहे हैं। इस घटनाक्रम पर विश्व हिंदू परिषद ने गंभीर आपत्ति जताई है और इसे सुरक्षा के दृष्टिकोण से चिंताजनक बताया है। पाकिस्तान के साथ बढ़े तनाव के बीच इन गतिविधियों ने लोगों की चिंता और प्रशासन की जिम्मेदारी दोनों को बढ़ा दिया है। इसी संदर्भ में आज विश्व हिंदू परिषद के एक प्रतिनिधिमंडल ने अतिरिक्त जिला उपायुक्त चंबा से भेंट की और उन्हें एक ज्ञापन सौंपा। आज हम उपायुक्त महोदय के पास एक मेमोरेंडम, एक ज्ञापन देने के लिए उपस्थित हुए हैं। मेरे साथ कुछ विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी व समाज के भिन्न भिन्न संस्थाओं के जो उच्चस्थ पदाधिकारी साथ में खड़े हैं। एक जो विषय है कि अभी गर्मियाँ आई हैं, पंजाब और अन्य स्थानों से जो मवेशी हैं उनका जो आना जाना ऊपर हमारी चंबा की जो धाराएं हैं वहाँ पे रहता है। विगत कई वर्षों से है, परंतु जिस ढंग की स्थिति आज बनी हुई है, एक तरह से युद्ध की ही स्थिति है। उस कारण हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस से ये गुजारिश भी है कि आप जो ये लोग आ रहे हैं यहाँ पे अपने मवेशियों को लेके, पशुधन को लेके धाराओं पे जा रहे हैं, उनकी बड़ी गहन जांच होनी चाहिए। क्योंकि देखा भी गया है और विश्व हिंदू परिषद गत कई सालों से ये अनुरोध भी एडमिनिस्ट्रेशन से करता रहा है कि आप ये जो परमिट इशू होते हैं उसमें स्पेसिफाइड नाम होता है, कितने लोग जाएंगे, कितना पशुधन जाएगा, वो सारा स्पेसिफाइड होता है। परंतु वो परमिट जो हैं वो कई सालों से, 50-60 सालों से भी चले ही हुए हैं। उसमें कौन व्यक्ति जा रहा है, जो परमिटेड पशुधन से उससे कितना ज़्यादा जा रहा है, ये अभी कोई जानकारी रहती नहीं है। और दूसरी बात, जिस ढंग का ये हमारे चंबा में सेंसिटिव एरिया है, सीमांत क्षेत्र है और बड़ा सारा इन्फिल्ट्रेशन यहाँ रहता भी है। पीछे भी ऐसी घटनाएं चंबा जिला में हो चुकी हैं जिसने कि सारे विश्व को हिला दिया। जैसे वो सतरुंडी कांड हुआ था जिसमें चिन्हित करके हिंदुओं को ही 35 लोगों को मारा गया। हमारी गुजारिश यही है कि इन सबको जो ये आ रहे हैं लोग, इनकी पूरी तरह से जांच की जाए कि कहीं ऐसे वांछनीय तत्व, ऐसे कोई उग्रवादी या कोई ऐसे तत्व जो यहाँ का माहौल और यहाँ की स्थितियों को ख़राब करने में सक्षम है, वो तो नहीं कहीं पर धाराओं में
जा रहे हैं। तो आज हमने ये ज्ञापन दिया है कि ये सारी जो परमिट हैं इसकी भी पूरी पड़ताल की जाए, पूरी तरह से देखा जाए कि कौन से लोग जा रहे हैं जिनके नाम परमिट है वही हैं कि इसकी आड़ में कोई और ही लोग जा रहे हैं, और कितना पशुधन है, क्योंकि इस पशुधन के कारण भी जब अपनी संख्या से बढ़ के पशुधन जाता है तो हमारी यहाँ की जो माइनर हर्ब्स हैं उनको भी रौंदता है, उनको भी खराब करता है। और धाराओं पे ऐसी स्थितियाँ बन रही हैं कि जैसे कि अभी आपने देखा ही है कि जम्मू कश्मीर में जिस ढंग से वो पहलगाम का हुआ है कि वो वहाँ पे उग्रवादी आके और चिन्हित करके वहाँ 27 लोगों को मारा है। वैसे ही ये स्थितियाँ, क्योंकि हमारा भी ये पहाड़ों का क्षेत्र है, जंगल का क्षेत्र है, कहीं ये स्थितियाँ यहाँ चंबा में ना पनपे, इसीलिए हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस और सबसे शासन प्रशासन दोनों से ये गुजारिश है कि इस सारे विषय को बड़ी गंभीरता से लें और गहन जांच हो। खासकर हमारा जो ये सीमांत क्षेत्र है, भांदल, केहार, आगे लंगेरा और इधर तीसरा क्षेत्र का सारा जो क्षेत्र है, चाहे वो अपना बैरागढ़ का, मक्कन, चचूल, चांजू, ये सारे जो क्षेत्र हैं यहाँ पे जहाँ धाराएं हैं, जहाँ पे पशुधन जाता है, उन सब की जांच हो। यही था हमारा आज का। धन्यवाद। अगली खबर का रुख करते हैं। पर्यटन नगरी मनाली के समीप एक दर्दनाक सड़क हादसे में एक चरवाहे की मौके पर मौत हो गई, जबकि 10 बकरियां भी मारी गई हैं। यह हादसा बुधवार तड़के करीब 4:30 बजे बिंदु ढांग के पास व्राण क्षेत्र में हुआ, जब तेज रफ्तार से आ रही टैक्सी ने भेड़ बकरियों के झुंड और चरवाहों को टक्कर मार दी। मृतक की पहचान मंडी जिले के कालड़ी गांव निवासी 37 वर्षीय महेंद्र सिंह के रूप में हुई है। हादसे में 2 बकरियां घायल भी हुई हैं। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि वह अपने साथियों के साथ कांडी से कन्याल की ओर अपनी भेड़ बकरियां लेकर जा रहा था। तभी कुल्लू की तरफ से तेज रफ्तार में आ रही टैक्सी ने पहले झुंड को टक्कर मारी और फिर आगे चल रहे महेंद्र सिंह को भी कुचल दिया। पुलिस ने शिकायत के आधार पर टैक्सी चालक ललित कुमार निवासी मंडी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है। अगली खबर का रुख करते हैं। सिरमौर जिले के हरिपुरधार और नौराधार क्षेत्र में आई तेज आंधी, बारिश और ओलावृष्टि ने लहसुन की तैयार फसल को नुकसान पहुंचाया है। इन क्षेत्रों में खेतों में कटी हुई लहसुन की फसल बारिश की मार और तेज हवाओं की चपेट में आकर गलने और सड़ने लगी है, जिससे उसकी गुणवत्ता बुरी तरह प्रभावित हुई है। किसानों का कहना है कि उन्होंने इस बार अच्छी आमदनी की उम्मीद के साथ लहसुन की खेती की थी, लेकिन प्राकृतिक आपदा ने उनकी मेहनत पर पानी फेर दिया है। किसानों ने प्रशासन से मांग की है कि उन्हें राहत राशि प्रदान की जाए और फसल नुकसान का मुआवजा दिया जाए। हमारे पास लहसुन की खुदाई चल रही है, जिससे कि अगर ठीक रेट मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो तब भी ठीक है। बाकी इसके बावजूद नकदी फसल के लिए जैसे टमाटर है, इसमें आजकल जांबे लगा रहे हैं। बारिश भी हो रही है, ओलावृष्टि से बचने के लिए हम जांबे का प्रयोग करते हैं। वैसे तो हम सुतली भी लगाते हैं, पोल सिस्टम, और बाकी तो आपको पता ही है। झंडुता प्रमुख बाजार और विधानसभा क्षेत्र का केंद्र होने के बावजूद बस अड्डे और टैक्सी स्टैंड जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित है। ऐसे में इन समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर व्यापार मंडल झंडुता ने एक बार फिर प्रशासन के समक्ष अपनी आवाज बुलंद की है। व्यापार मंडल झंडुता के प्रधान प्रशांत शर्मा का कहना है कि पिछले 2 वर्षों से लगातार ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं, लेकिन प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। उन्होंने कहा कि झंडुता में प्रतिदिन सैकड़ों लोग पहुंचते हैं, लेकिन बस अड्डे की सुविधा न होने के कारण बसें सड़कों पर ही रुकती हैं, जिससे जाम की स्थिति बन जाती है। इसी तरह टैक्सी स्टैंड की सुविधा न होने से भी यातायात व्यवस्था चरमरा गई है। टैक्सियों को ठहरने के लिए कोई निर्धारित स्थान न होने से बाजार के आसपास अराजकता की स्थिति बनी रहती है। पिछले लगभग 2 वर्षों से हमने प्रशासन के पास नियमित रूप से एक अपनी बाजार की मांगों को लेके ज्ञापन दिए, और वो जो मेन उद्देश्य थे हमारे ज्ञापन के, जैसे कि झंडुता विधानसभा का मुख्य केंद्र है और यहाँ पर पूरी विधानसभा के लोगों का आना हर दिन रहता है। यहाँ पर मुख्यतः जो बस स्टैंड यहाँ पर नहीं है, जिसके कारण जो बसें हैं वो रोड पर ही पार्क होती हैं, और जिससे आने जाने वाले बुजुर्गों को, बच्चों को, सभी को परेशानी का सामना करना पड़ता है। और यहाँ पर जाम की स्थिति हर समय बनी रहती है। टैक्सी पार्किंग की भी यहाँ पर व्यवस्था नहीं है।
मेरा प्रशासन को हमने पिछले हफ्ते भी एक ज्ञापन दिया था, जिसमें ये मुख्य मांगे हमारी थी कि बसों को एक प्रॉपर पार्किंग और टैक्सियों को भी एक प्रॉपर पार्किंग दी जाए, जिससे जो आम जनता है, आम जनता को जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है रोड पर चलते हुए और जो यहाँ पर रोड बाधित होता है, उससे हमें आम जनता को निजात मिल सके। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय झंडोत्तोलन। सोलन शहर के कई इलाकों में बीते कुछ दिनों से पानी की भारी किल्लत बनी हुई है। 4 से 5 दिन में एक बार मिलने वाली जलापूर्ति ने लोगों की दिनचर्या को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। इस स्थिति पर नगर निगम और जल शक्ति विभाग के बीच जिम्मेदारियों को लेकर टकराव की स्थिति बनती दिख रही है। नगर निगम की कमिश्नर एकता कप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि नगर निगम को जल आपूर्ति जल शक्ति विभाग से मिलती है, लेकिन पिछले 2 दिनों से विभाग ने निगम को पानी देना ही बंद कर दिया है, जिससे शहर में सप्लाई ठप हो रही है। कमिश्नर ने बताया कि विभाग की ओर से भरोसा दिलाया गया है कि आज से मोटरें फिर से शुरू कर दी जाएंगी और जलापूर्ति को जल्द सामान्य कर दिया जाएगा। उन्होंने शहरवासियों से संयम बनाए रखने की अपील की है और भरोसा दिलाया है कि समस्या को गंभीरता से लिया गया है। तो चलिए अगली खबर का रुख करते हैं। ऊना जिला मुख्यालय और इसके आसपास के क्षेत्रों में लगातार हो रहे सड़क हादसे अब एक गंभीर चिंता का विषय बन चुके हैं। इन दुर्घटनाओं की एक बड़ी वजह है मुख्य मार्गों पर की जा रही बेतरतीब और अव्यवस्थित पार्किंग। मनमर्जी से सड़क किनारे खड़े किए जा रहे वाहन न केवल शहर की सुंदरता को बिगाड़ रहे हैं, बल्कि ये आम लोगों के जीवन के लिए भी खतरा बनते जा रहे हैं। स्थिति ये हो चुकी है कि शहर की सड़कों पर पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से समस्या को गंभीरता से लेने की मांग की है। शहरवासियों ने स्पष्ट कहा है कि जनजीवन की सुरक्षा प्रशासन की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए और इसके लिए ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार अब और टाला नहीं जा सकता। वहीं पुलिस प्रशासन का भी कहना है कि ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार लाने के लिए सख्ती अपनाई जाएगी। जैसा कि आपको मालूम है कि यातायात नियमों को सुचारू रूप से चलाने के लिए समय समय पर हम कैंपेन भी चलाते हैं और उन कैंपेन के माध्यम से लोगों को जागरूक भी किया जाता है और जो ट्रैफिक रूल्स की वायलेशन करते हैं उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई भी की जाती है। तो इसी कड़ी में आपने मेरे ध्यान में ये बात लाई है, तो इस संबंध में जो है वो सभी थाना चौकियों को इसके बारे में दिशा निर्देश दिए गए हैं और विशेष तौर पर जो हमारे शहर में आपको पता है यातायात का ज़्यादा दबाव रहता है, तो इसमें हमने जो शहर के जो चौकी इंचार्ज हैं, जो ट्रैफिक प्रभारी हैं, उनको विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं कि वो समय समय पर यहाँ पर यातायात नियमों को जो उल्लंघन करता है उसके विरुद्ध कार्रवाई करें और जो भी लोगों को इसमें परेशानी आती है, हमारा जो मेन उद्देश्य है शहर में सुचारू व्यवस्था को लागू करना है। तो इसमें जो है वो हम भी, मैं खुद भी इसमें जल्दी ही एक इसका दौरा करूँगा और अपने एसएचओ को साथ लेके और चौकी इंचार्ज को साथ लेके जो है वो हम इसको सुचारू व्यवस्था लागू करेंगे। प्रदेश की बड़ी खबरों में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ।